नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान जारी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मंत्री इरफान अंसारी के सामने पत्रकारों से मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल, बाबूलाल मरांडी ने जताई नाराजगी। झारखंड में बारिश, वज्रपात का अलर्ट, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। देवघर में भाजपा का प्रदर्शन, टावर चौक पर राहुल गांधी का फूंका पुतला। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बीच कांगता में ईवीएम खराब, बारिश के भीगते मतदाताओं ने व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज राज्य की 142 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने इस चरण को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। वहीं हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। कई जिलों में मतदान को देखते हुए बैंक अवकाश घोषित किया गया है, ताकि लोग बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वह निर्भीक होकर मतदान करें और लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस चरण में कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है, जिसके परिणाम आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण तय करेंगे। अगली खबर हजारीबाग से आई है, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में पत्रकारों के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना ने पूरे जिले में आक्रोश पैदा कर दिया। आपको बता दें कि सवाल पूछने पर इस हमले को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा प्रहार बताया गया। हजारीबाग में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। इसी दौरान मौजूद पत्रकारों ने मंत्री से सवाल करना चाहा, लेकिन वहां मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। घटना में एक पत्रकार घायल भी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कर इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई, जबकि दूसरे पत्रकार को जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। हैरानी की बात यह रही कि घटना के दौरान मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद रहे, बावजूद इसके पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी को तुरंत नहीं रोका जा सका। इस घटना से पत्रकारों में गहरा आक्रोश और उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सवाल पूछने पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए घटना की कड़ी निंदा की है और इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताया। वहीं अगर बात करें तो सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने भी पत्रकारों से मुलाकात कर घटना को निंदनीय बताया और कहा कि पत्रकारों का काम सवाल पूछना है, ऐसे में उनके साथ मारपीट किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। हाँ, दिन में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के कार्यक्रम को कवर करने गए दो रिपोर्टर के साथ, हमारे रिपोर्टर के साथ मारपीट बदसलूकी किया गया, तो उसी के खिलाफ हम लोग अभी सदर थाना में आवेदन समर्पित किए हैं और उस पर FIR दर्ज, और जो उसमें लोग हैं, जो वीडियो में लोग दिख रहे हैं जो मारपीट करने वाले हैं, उनको गिरफ्तार करने की मांग को लेकर हम लोग पहुंचे थे। हम लोगों ने आवेदन दिया, अब उस पर FIR होगा और आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और वैसे इरफान अंसारी के बारे में क्या कहना है, वो विवादित आदमी है, विवादित मंत्री हैं, जहां जाते हैं वहां इसी तरह की घटना करते हैं। हजारीबाग सदर अस्पताल को उनसे कोई फायदा नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान जरूर हो रहा है। वो कोई व्यवस्था सुधरता नहीं है और उनके जो बयान हैं
तो वो हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर भी कि देश में एक दूसरे हैं राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर इरफान अंसारी है। इसीलिए कहते हैं कि पत्रकारों का घर चलता है। बिल्कुल, आपकी जो उलूल जुलूल बातें हैं उसको पत्रकार दिखाते हैं तो उनको टीआरपी मिलता है, तो आप पत्रकारों के लिए पप्पू हैं। के इतिहास में एक काला दिन के रूप में हमेशा जाना जाएगा कि पत्रकारों के पास मारपीट जो हुई वो भी एक मंत्री जी के सामने हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री के सामने, पूरे प्रशासनिक अमला दमला के सामने जिस तरह से मीडिया बंधुओं के साथ मारपीट किया गया, मॉब लिंचिंग किया गया, ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। इसे जितनी भी शर्मनाक कह सकते हैं हम लोग कहेंगे, ये काला अध्याय हो गया, पत्रकारिता के लिए काला अध्याय है। और हम मांग करेंगे ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से तो कोई उम्मीद रहा नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से महोदय से बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी से जल्द पीछा छुड़ाएं और ऐसे मंत्रियों को अपने कुनबे में न रखें। ये मंत्री कहीं रहने लायक नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र का बदनामी होती, पूरी देश की बदनामी होती कि कोई कैबिनेट मंत्री इस तरह का कर सकता है। तो जल्द से जल्द प्रशासनिक जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, हजारीबाग के चाहे पुलिस अधीक्षक हैं या फिर उपायुक्त महोदय हैं, इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग दोषी हैं उसे तुरंत 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार करके उस सलाखों को पीछे डालना चाहिए। और कहीं न कहीं इसके लिए जो जिम्मेवार हैं हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। बाहर के लोग आज तक हजारीबाग में किसी के साथ मारपीट, कितनी भी घटना हुई मीडिया बंधु के साथ आज तक इतिहास में नहीं है ना, आज था। ये मंत्री जी के चमचे और उनके गुंडे थे जिन्होंने मारपीट किया। हम लोग भी राजनीति करते हैं और हम लोग भी समझे हैं कि मारने वाले लोग कौन थे और किनके इशारे पे की। उन्होंने इशारा किया कि इन लोग को मारो और इस तरह से मारा गया। चतरा का घटना पूछने से क्या क्यों नहीं पूछ सकता पत्रकार लोग, क्या ये घटना कोई अनुचित घटना था? क्यों नहीं पूछेगा कि चतरा का घटना जो हुआ उसमें क्या हुआ अभी तक? आप फिर उसी कंपनी को दे रहे हैं। उसके लिए बात करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन आप जिस तरह से इशारा करके पिटवाए हैं, आपके सामने अगर मंत्री के सामने उसके पास उसके पूरा फोर्स रहता है, उसके सामने कैसे कोई पीट सकता है बिना उनके मर्जी का? ऐसा हो सकता है कि आप रुक के क्यों नहीं उठाए? वो बच्चा तो मर जाता। अगर एक आध सेकंड देरी हो जाता है, किसी भी प्रकार से उसकी जान जा सकती है। कितना डरा हुआ है, जिस तरह से उसको मॉब लिंचिंग की तरह मारा गया, ये निंदनीय है। इस मंत्री को तो झारखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल सुरक्षित है और सारी जनता, खास करके भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है और पूरे हजारीबाग के जितने भी लोग हैं सारे मीडिया बंधुओं से प्यार करते हैं। कभी भी आप लोग के साथ हम नहीं समझोगे कहीं आपकी मान सम्मान में किसी प्रकार की क्षति पहुंची होगी। हर लोग आपको मान सम्मान और उचित निगाहों से देखते हैं। मीडिया बंधुओं के साथ तो यहाँ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया। आज 15 साल से हम इस राजनीति के क्षेत्र में है, कभी तो हमको इस तरह का सुनने में नहीं आया। क्या आप लोग को सुनने में आया क्या कभी? तो इस तरह का तो सुनने में नहीं आया। ये अगर ये बददिमाग मंत्री नहीं आते तो ये भी सुनने को नहीं आता। मीडिया अभी भी सेफ ही है, उस मंत्री से दूर रहे। मीडिया को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया रात बिरात हम तो देखते हैं, अकेले हमारे जो आप लोग भाई बंधु है रात को 12 बजे भी 11 बजे भी खबर करते हैं, कहाँ दिक्कत होती है? सेफ है यहाँ के पब्लिक। कभी मीडिया बंधुओं को सम्मान की निगाह से देखिए, कभी किसी के साथ आज तक दुर्व्यवहार नहीं हुआ, इसको आप मानिए। सच्चाई ये हजारीबाग के लोग यहाँ बहुत प्रेम से रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। अगर ये हमारे मंत्री महोदय नहीं आए रहते और इशारा करके पिटवाए नहीं रहते तो आज ये भी घटना नहीं घटती। ये बिल्कुल सुन पा रहे हैं किस कदर पत्रकारों पर हुए हमले के बाद कहीं ना कहीं सियासत गर्मा गई है और विपक्ष अब सवाल उठाने लगा। ऐसे में सीधे हजारीबाग से हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश, एक तरफ जहां पत्रकारों के साथ मारपीट होती है वहां अब सियासी रंग भी चढ़ गया, क्या कहिएगा? जी अनुपम, आपको बता दें जिस तरह से यह घटना कल घटित हुई है, यह काफी निंदनीय घटना सामाजिक तौर से भी बताई जा रही है, क्योंकि जो चौथे स्तंभ होता है उसके ऊपर यह हमला किया जाना, एक छोटे से सवाल पूछने के ऊपर, जो ना कि किसी का कोई पर्सनल सवाल था, जबकि उनके स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ सवाल था, फिर भी उनके समर्थक या सामाजिक तत्व बोले वो आक्रोश में आकर जो पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हैं, उसके बाद वह बदसलूकी मारपीट के ऊपर उतर जाती है। अगर अभी आज की समय की बात करें तो पूरे झारखंड में अभी इसी बात की चर्चा चल रही है। किसी भी राजनीतिक दल के, भाजपा के लोग साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि ये किसी भी तरह की राजनीति नहीं है। चौथे स्तंभ पर जो हमला हुआ है, सभी दलों को एक मुठ होकर सामने आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए और इरफान अंसारी को अपने पद तक से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब वह सवाल को हैंडल नहीं कर सकते हैं तो वह मंत्री पद में रहने के लायक नहीं है। जी
बिल्कुल, सवाल को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो पत्रकारों को पिटवा देते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है रुपेश। लगातार यहाँ पर लोकतंत्र की बात होती है और झारखंड सरकार बड़े बड़े दावे करती है, ऐसे में एक पत्रकार जब सवाल पूछता है तो मंत्री के सामने ही उसकी पिटाई कर दी जाती है। ये कैसी गुंडा राज है? साफ तौर पर झारखंड किस दिशा में जा रहा है? जी, अगर इस बात की बात करें तो काफी इसकी निंदनीय है। अगर बात की जाए तो रांची में जब वह पत्रकारों से वार्ता करते हैं, पत्रकारों से बातचीत करते हैं, जब यह सवाल पत्रकारों के द्वारा पूछा जाता है कि हजारीबाग में आपके सामने पत्रकारों को पीटा गया, तो वह इस सवाल से इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं ऐसी कोई भी घटना वहां नहीं हुई है, ना ही किसी भी यह भाजपा इसकी लड़ाई कराने की, राजनीति करने की खेला कर रही है। अगर साफ तौर पर बात करें तो पूरे झारखंड में इस समय पत्रकारों के साथ लड़ाई है और पत्रकार आज के समय में पूरे डिजिटल युग में हो चुके हैं। उनके पास हर एक चीज की सबूत मौजूद होती है, हर एक चीज की जो वीडियो है वो पत्रकारों के पास मौजूद है। फिर भी जो इरफान अंसारी है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो विरोध कर रहे हैं और इस बात से सीधा इनकार कर दे रहे हैं, तो काफी शर्मनाक बात है। और इरफान अंसारी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की और जिस व्यक्ति ने इस पर मारपीट की है उस पर कड़ी कार्रवाई करने की, गिरफ्तारी करने की मांग साफ तौर पर हजारीबाग के और से पत्रकारों के और पूरे झारखंड के पत्रकार कर रहे हैं। जी जो बिल्कुल झारखंड के पत्रकार कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अबुआ सरकार की सच्चाई भी प्रकट कर रही है। रुपेश की सवाल पूछने पर पत्रकारों को ही पीटा जा रहा है। ऐसे में ये जो घटना है इसके 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, तो अब तक क्या कुछ एक्शन लिए जा चुके हैं? जी हाँ, हजारीबाग के जो पत्रकार है उन्होंने साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कल शाम को उन्होंने जो हजारीबाग के पत्रकार है जिनके साथ यह घटना घटित हुई थी, साथ ही हजारीबाग प्रेस क्लब के जो संगठन के जो अध्यक्ष है उनके सभी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने सदर थाना के में अपनी ये प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। आज जो भाजपा के प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता, वो भी हजारीबाग प्रेस क्लब में पीड़ितों से और संगठन से मिलने के लिए, आगे की रूपरेखा तय करने के लिए मिलने आने वाले हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो आज हजारीबाग पुलिस अधीक्षक और जो उपायुक्त है उनके साथ भी इस विषय को लेकर हजारीबाग के पदाधिकारी, हजारीबाग प्रेस क्लब के पदाधिकारी वहां पहुंचेंगे और इस बात को रखेंगे 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाएगा, नहीं तो हजारीबाग के पत्रकारों के साथ कई एक पत्रकार पेन ड्रॉप आंदोलन का निर्वहन करेंगे। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख पाते हैं किस कदर एक पत्रकार को सवाल पूछना इतना महंगा पड़ गया कि खुले तौर पर मंत्री के सामने उसकी पिटाई कर दी जाती है और जो सुरक्षा बल रहते हैं वो केवल मुख दर्शक बनकर देखते रहते हैं। ऐसे में साफ तौर पर सवाल उठने जायज है कि एक तरफ जहां अब सरकार बड़े दावे करती है, ऐसे में क्या सवाल भी पूछना इतना महंगा पड़ जाए कि पत्रकारों की पिटाई कर दी जाए? अब देखने वाली बात होगी कि मामले में क्या कुछ प्रशासनिक एक्शन होता है और इरफान अंसारी क्या कुछ बयान देते हैं। ये तो बात रही हजारीबाग की, लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे मौसम की। आपको बताते हैं कि झारखंड में झुलसती गर्मी के बीच मौसम ने करवट ले ली है। जी हाँ, मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अप्रैल को राजधानी रांची, पलामू, धनबाद और जमशेदपुर समेत राज्य के 10 से अधिक जिलों में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई इलाकों में वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और स्थानीय मौसमी बदलाव के कारण यह स्थिति बनी है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खासकर खुले मैदान, पेड़ के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि वज्रपात जानलेवा साबित हो सकता है। कुल मिलाकर बात करें तो झारखंड में मौसम का यह बदलाव जहां गर्मी से राहत देगा, वहीं लोगों को सावधानी बरतने की भी जरूरत है। रुख अब देवघर का करेंगे, जहां मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला दहन करते हुए कांग्रेस पर महिला शक्ति से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन न करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में भाजपा के कई स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की।
हालांकि विरोध के दौरान माहौल कुछ समय के लिए गर्म जरूर रहा, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। भाजपा नेताओं ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। होना था उसमें पूरे विपक्षी ने मिलके, और जिस प्रकार से महिला विधेयक बिल को गिराया गया और महिलाओं का अपमान किया गया, नारी शक्ति को अपमानित किया गया, आज भारतीय जनता पार्टी नारी के सम्मान में आज हम सभी विपक्षियों का पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब जब नारी पे अत्याचार कोई भी करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में उतर के और विरोध करने का कार्य करेगा। और हम विपक्षी से ये कहना चाहते हैं कि ये नारी विधेयक जो बिल है, इससे हम सभी मिलकर इसको पास करने का काम करें। आज इसी विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी आज पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। नाम पद बताइए। जी, रमेश। रुक एक बार फिर पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां लोकतंत्र के महापर्व के बीच कांगता क्षेत्र में मतदान व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। दरअसल 274 विधानसभा क्षेत्र के माधव मठ अनएडेड प्राइमरी स्कूल स्थित बूथ नंबर 65 पर ईवीएम खराब होने के कारण लंबे समय तक मतदान शुरू नहीं हो सका। सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे मतदाताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बूथ पर पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण लोग हल्की बारिश में भीगते हुए कतार पर खड़े रहे। सिर पर लगातार पानी पड़ती रही, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घंटों इंतजार और अव्यवस्था से नाराज मतदाताओं का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने चुनाव आयोग के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण दिन पर ऐसी लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। स्थानीय प्रशासन की ओर से ईवीएम ठीक कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक मतदाताओं को असुविधा झेलनी पड़ी। हालांकि जानकारी ये आ रही है कि आधे घंटे के इंतजार के बाद ईवीएम को दुरुस्त कर दिया गया और वोट की जो प्रक्रिया है उसे फिर से शुरू कर दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम खराब होने से मतदाताओं ने काफी नाराजगी जाहिर की है। দিয়েছেন কিরকম হলো ভোটটা? ভালো হলো ভালো। মানে কত নম্বরে ছিলেন আপনি? 74। 74 নম্বরে। কিরকম যখন দেখলেন ভোটে গেলেন তা কিরকম ভিতরে অবস্থা আছে? ভিতরে ঠিক আছে, ভালো। সব ভালো তো? আমি তাড়াতাড়ি এসেছি কেন আমার মাথা ঘুরে, আমি রোদ্দুরে দাঁড়াতে পারি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্য আমি তাড়াতাড়ি এসেছি। এখন খুলে নেই, 7টার সময় খুলবে বলছে। কেন মাথা ঘুরে আমি দাঁড়াতে পারি না বেশি, আচ্ছা, এই জন্য আমি তাড়াতাড়ি এসেছি। कहीं से समस्या? नहीं, कोई तरह का समस्या नहीं है। हमारे यहाँ 5 तो बूथ है, यहाँ 5 बूथ सब ठीक है। एक उधर 73 नंबर बूथ में मशीन ख़राब है, उनको बोले हैं नया मशीन लगाने के लिए, तब उसके बाद वोट चालू करने के लिए। बारिश सुबह हुआ चुनाव के पहले देखा जा रहा था। बारिश कोई भी अच्छा काम होने के लिए बारिश तो ज़रूरी है। बारिश हुआ है, ममता बनर्जी का विकास पश्चिम बंगाल में हर जगह गूंज रहा है। बारिश किस तरह से खलल चुनाव में प्रक्रिया में? नहीं, कोई ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं। लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, शांतिपूर्वक वोट हो रहा है। जिस तरह से अभी तक कहीं से विरोधियों की तरफ से या कहीं से कोई आरोप प्रत्यारोप कुछ? विरोधी आपको कहीं नज़र आ रहा है? ये सिर्फ गोदी मीडिया जो है उनमें ही विरोधी नज़र आता है, उसके अलावा मीडिया कहीं नहीं है। माने बीजेपी का जो भी विरोधी जो है वो नहीं है। आपका परिचय? मेरा संदीप रिंकू माल, काक्सा ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी। रुक एक बार फिर धनबाद का करेंगे, जहां एयरपोर्ट की मांग को लेकर सियासी बयानबाजी चरम पर है। आपको बता दें कि आए दिनों सियासी बयानबाजी चल रही है, जिसे लेकर बीजेपी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोहन कुमकार ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी पर जमकर तीखा हमला बोला। इस दौरान तल्ख अंदाज में उन्होंने कहा कि विधायक अरूप चटर्जी सदन में कुछ और, प्रेस को कुछ और जानकारी देकर यहाँ की जनता को बरगला रहे हैं। ऐसे में निरसा क्षेत्र में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को देखकर वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। निरसा विधायक कोयला, लोहा, बालू तस्करी के खिलाफ सड़क पर उतरकर अवैध कारोबार बंदी के नाम पर हिस्सेदारी बढ़ा रहे। वहीं दूसरी ओर सांसद प्रतिनिधि मधुरेंद्र गोस्वामी ने कहा कि नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 उड़ान योजना के तहत हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करे, यह कार्य पीएम नरेंद्र मोदी ने ही किया है। बात एक बार फिर धनबाद के, जहां सोनाडीह थाना क्षेत्र की टांडाबाड़ी बस्ती में इन दिनों खौफ के साए में लोग रहने को मजबूर है। आपको बता दें कि भीषण भूदशान के कारण पूरी तरह बस्ती का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। इसी कड़ी में जायजा लिया और ग्रामीणों का दर्द साझा किया। निरीक्षण के दौरान
बस्ती की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें कि महिलाओं ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन और बीसीसीएल द्वारा लगभग 500 मीटर की दूरी पर बनाया गया राहत शिविर किसी काम का नहीं। साफ तौर पर इस दौरान कहीं न कहीं पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और अरूप चटर्जी ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साफ तौर पर लोगों का कहना था कि शिविर में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि आपदा के लिए बीसीसीएल की कार्यप्रणाली को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके साथ ही निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने भी स्थिति को गंभीर बताते हुए जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बस्ती की स्थिति अत्यंत डरावनी है। कुल मिलाकर बात करें तो सोनाडीह में भूदशान के बाद कहीं न कहीं दहशत का माहौल है और लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे। नहीं, देखिए पूरी बस्ती में जो है काफ़ी लोग, करीब 700 घर लोग बोल रहे हैं, जो 700 घर करीब इस बस्ती में है, जिसमें से आधा से ज़्यादा आबादी जो है प्रभावित है और पूरी धस की। कई रैयत के घर जो विशाल बिल्डिंग थी वो सब भी ख़त्म हो गई। लोगों को इतना दिन हो गए कि कोई भी राहत कार्य न बीसीसीएल के द्वारा न जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। जिले के उच्च अधिकारी भी नहीं आए, तो डीसी के पास राहत के लिए जो है काफ़ी फंड। अगली खबर राजधानी रांची से आई है, जहां डोरंडा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर दफनाई गई महिला का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि 50 वर्षीय नाहिद प्रवीण की मौत को पहले हादसा बताया गया था, लेकिन परिजनों के शक के बाद मामला हत्या की ओर मुड़ गया। आरोप है कि महिला की मुंहबोली बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्र से निकाला गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। घटनाक्रम जो है, एक बच्ची थी, लगता है जैसा खबर मिल रही है कि महिला जो है गोद ली थी और महिला के पति भी पहले डेथ कर गए थे। उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो चूंकि महिला थी और वो अकेले रह रही थी और उनकी एक 12-13 साल की जो बच्ची थी जिनको उन्होंने गोद में लिया था। अब उसी तरह का कोई मामला था, उसी तरह का कोई मामला होगा। ये शनिवार की घटना है। वो लड़की ने जानकारी दिया अपने परिजनों की कि मम्मी जो है गिर गई है, गिरने के बाद जो है उनकी डेथ हो गई है। तो लेकिन चूंकि ऐसा है कि जब उनके परिजनों ने आया और देखा, जब गुस्ल हो रहा था, तो लगा कि वो लोग नहीं, ये गिरने से नहीं, ये हत्या का मामला है। परिजनों ने मिट्टी दफन करने के बाद वो जाके आवेदन दिया थाना में आवेदन देने के बाद इस तरह का मामला जो है सामने आया है। और पहले तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए शर्मिंदगी की बात है कि इस तरह का मामला, खास करके एक महिला का, और गुस्ल, दफन, नमाज सारा हो जाने के बाद ही, मतलब ये जो रीति रिवाज होते हैं मुसलमानों की, वो सब तमाम होने के बाद जो है फिर उनको कब्र से निकाला जा रहा है। उसका कारण यही है कि बाद में परिवार के कई लोगों ने, सदस्यों ने हत्या का आरोप जो है वो एक लड़की के ऊपर में, जो शायद मालूम चला कि उसने पाला पोसा था, वही लड़की पर हत्या का आरोप लगा। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा मैटर आ जाएगा, जब कानूनी प्रक्रिया का मामला आ जाएगा, कानून हस्तक्षेप करता है वहाँ पे, तो उस स्थिति में कब्र से जो है इस लड़की को, लेडीज को निकाला जाता है। ये हमारे लिए और कम्युनिटी के लिए शर्म की बात है, पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं। जब ऐसा घटना हुई है तो जाहिर सी बात है कि मृतक को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार वाले लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। उसी क्रम में आज अभी जस्ट हम लोग आए हैं, जिला प्रशासन आया है, यहाँ के प्रबुद्ध लोग आए हैं, एम्बुलेंस लेके खुद अभी हम आए हैं, तो अब जा रहे हैं। खाला का क्या हुआ था आपको? तो ये इतना मालूम हो, बाहर से आए हैं, क्या जानकारी मिला? जब पहुँचे हैं तो बॉडी पूरा नहला वला धोला वला के रखा गया था, सही से देख भी नहीं पाए हैं, नहा धो के निकले हैं मैयत में। बस जब बातचीत निकला है तब हुआ है सब। क्या बातचीत निकला है? मतलब शक हुआ था, आप लोगों को? शक हुआ था, फोटो देखा गया तब। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।